हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज हम देखेंगे टेक्सटाइल का फर्स्ट पार्ट का रिवीजन होगा और जो फर्स्ट पार्ट का नाम है वो क्या है, रेशों का वर्गीकरण हम देखेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि मैं टेक्सटाइल भी शुरू कर दूँ, तो मैं शुरू करूँगी सारी चीज़ें। अगर आप लोग चाहते हो कि दिन में 3 क्लास मिले रिवीजन की, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करना प्लीज़ मत भूलना आप लोग। और एक बार जो लोग सो रहे हो ना, उठ जाओ। टीजीटी पीजीटी वालों की तैयारी कैसे चल रही प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। और जितने भी लोग सो रहे हो ना, 6 बज गए, मॉर्निंग हो गई, उठ के जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दो भाई पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। तो जल्दी से आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दो, चीज़ों को तैयार करना शुरू कर दो। जो भी चीज़ बाकी रह गए हैं खुद से भी एफर्ट लगाओ, जो चीज़ें कंप्लीट नहीं है उसे खुद से पूरा करने की कोशिश करें आप लोग। दूसरों के भरोसे बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट खुद को भी लगाना चाहिए ना। अब हम लोग इतने बड़े, आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं उसके लिए आप खुद से मेहनत कर सकते हो। आपको गूगल है इतना बड़ा, आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, बुक्स हैं, उसमें ढूंढकर सारी चीज़ें कलेक्ट करना सीखिए आप लोग भी। तब जाकर क्या होगा, आपको सारी चीज़ें आपकी तैयार हो सकती हैं। ऐसा कुछ क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको आधे घंटे की क्लास में आपको सारा रिविज़न हो जाएगा आज रेशों के वर्गीकरण का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला जो हमें देखना है, पहले तो हम बात कर लेते हैं जो वस्त्र के मूल उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, वस्त्र के मूल उत्पत्ति का सिद्धांत आपसे पूछा गया था। मूल उत्पत्ति किसकी, तो वस्त्र की। तो इसमें क्या बताओगे, कितनी क्या है मूल उत्पत्ति, क्यों हुई वस्त्रों की, वस्त्र बनाना क्यों शुरू किया गया। तो आप क्या बताओगे, पहला तो है लज्जाशीलता, जिसे हम क्या कहते हैं, मोडेस्टी। एक तो रीजन है लज्जाशीलता और दूसरा क्या है जिसे हम अलज्जाशीलता कहते हैं, और तीसरा जो है आपका वो क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से, और चौथा जो है ये क्या है, सजावट की दृष्टि से। वस्त्र की मूल उत्पत्ति के 4 सिद्धांत है। पहला तो है लज्जाशीलता, मोडेस्टी, इनमोडेस्टी, जो है आपका सुरक्षा है, और सजावट। इतने को ध्यान में रखकर क्या किया गया है, वस्त्रों का निर्माण हुआ है। तो ये 4 उद्देश्य, 4 जो सिद्धांत है वो आपको याद करना है, लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षा और सजावट। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वस्त्र की मूल उत्पत्ति की अवस्था कितना है। ये तो हो गया मूल उत्पत्ति के सिद्धांत क्यों हुआ है, और जो दूसरा है वो क्या है, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं कितनी हैं। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था, इसकी कितनी अवस्था है, तो आपको बताना है। इसके 5 स्टेज हैं, 5 प्रकार का है ये। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें हम 5 टाइप देखते हैं। पहला तो है नग्न अवस्था, नग्न अवस्था। दूसरा है शिकार की अवस्था, और जो तीसरा है कृषि अवस्था। चौथा है घोंसले को देखकर, जो है चौथा क्या है, सामाजिक अवस्था। और जो 5वां है आधुनिक अवस्था। ये 5 वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था है। पूछी जाए आपसे तो 5 बताना है। सिद्धांत 4 है, लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षा और सजावट। बट जो इसके वस्त्र विज्ञान की अवस्था पूछा जाए तो 5 है, नग्न अवस्था, शिकार की अवस्था, कृषि अवस्था, सामाजिक अवस्था और आधुनिक अवस्था। अब इसमें क्या होता है, जो नग्न अवस्था थी, जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। नग्न अवस्था में रहते रहते क्या होता था, उन्हें अपनी बॉडी को ढकने के लिए कुछ उपाय सूझा। तो क्या इसमें इस अवस्था में क्या यूज किया जाने लगा था, नग्न अवस्था में सुरक्षा के लिए पेड़ों की छाल और पट्टियों को यूज करते थे। पेड़ों की छाल
और पत्ती। अगर आपसे पूछा जाए नग्न अवस्था में क्या यूज किया जाता था, पेड़ों की छाल और पत्ती, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, सुरक्षा, बॉडी की सुरक्षा के लिए पेड़ों की छाल और पत्तियों का यूज। शिकार की अवस्था में क्या हुआ था, जानवरों की खाल का यूज किया जाने लगा, जानवरों की खाल का प्रयोग करने लगे वस्त्र के रूप में। कृषि की अवस्था में क्या होता है, घोंसलों को देखकर उन्होंने अपने लिए वस्त्र बनाना शुरू किया। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस स्टेज को देखकर या किस स्टेज में वस्त्र का निर्माण शुरू हुआ, तो आप क्या बताओगे, कृषि अवस्था में। कृषि अवस्था में शुरू हुआ, बट किसको देखकर, तो चिड़िया जो घोंसला बनाती है ना, आप लोग देखे होंगे जब चिड़िया घोंसला बनाती है, एक एक तिनका उठा के फिर इतने अच्छे तरीके से उसे उसमें रख करके बना देती है कि उसको आप अगर निकालने लग जाओ तो वो निकलता नहीं है। तो इनके जो आदि मानव थे उनके माइंड में कहाँ से आया, तो चिड़िया को घोंसला बनाता देखा उन्होंने, उसके बाद उनके माइंड में विचार आया, तो कृषि की अवस्था से क्या हुआ, वस्त्र का निर्माण हो गया, वस्त्र का निर्माण हुआ कृषि की अवस्था से। और अगला जो है सामाजिक अवस्था में क्या होता है, सामाजिक जीवन जीने लगे। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में सामाजिक जीवन जीने लगे। पहले वो सामाजिक जीवन नहीं जीने थे, इस स्टेज में सामाजिक अवस्था में क्या होता है, एक समाज का निर्माण हो गया, सामाजिक जीवन जीने लगे। इसी स्टेज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्माण हुआ। मतलब इस अवस्था में जो सामाजिक अवस्था है, इसी अवस्था में आते आते वर्गों में विभाजित कर दिया गया समाज को, समाज के लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्माण हुआ सामाजिक स्टेज में। अगला है आधुनिक अवस्था में क्या हुआ, आधुनिक अवस्था में क्या हुआ, वैज्ञानिक अवस्था इसे कहते हैं। आधुनिक अवस्था को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अवस्था। और इसमें मशीनीकरण का विकास हुआ, इसमें मशीनीकरण का विकास हुआ। और क्या हुआ, संश्लेषित रेशों का निर्माण भी आधुनिक अवस्था में हुआ। क्या हुआ, इसमें संश्लेषित रेशों का निर्माण हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की 5 स्टेज है। पहला है नग्न अवस्था, इसमें क्या हुआ, सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों की छाल और पत्तियों को पहनने लगे। शिकार की अवस्था में जानवरों की छाल को, कृषि अवस्था में वस्त्र का निर्माण हुआ। सामाजिक अवस्था में इसमें क्या हुआ, सामाजिक जीवन जीने लगे और समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आधुनिक अवस्था में क्या हुआ, आधुनिक अवस्था को हम वैज्ञानिक युग कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, मशीनीकरण का निर्माण हुआ। और जो संश्लेषित रेशे हैं ना, आज के जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें संश्लेषित रेशों को, तो उसका निर्माण हुआ आधुनिक अवस्था में, जिसे हम वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए आपके। अब हम आगे के पॉइंट को देखेंगे। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट जो भी जितनी भी लंबी होगी, आधा घंटे की क्लास होने वाली है आपकी, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे यहाँ पे कि रेशों को कितने टाइप में बांटा गया है, कौन से रेशे किस में आते हैं, प्राकृतिक में कौन आ रहा, खनिज में कौन आ रहा, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। आपको देखिए, लोग बोलते हैं ना कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे बहुत चीज़ सीख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टीचर तो कोई होता नहीं, मुझे नहीं लगता, हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। टीचर भी हमेशा स्टूडेंट रहते हैं, वो सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। मैं आपको सिखा रही हूँ तो सीख भी रही हूँ, दोनों चीज़ मेरी एक साथ हो रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए बीच बीच में। रेशों का वर्गीकरण हम देखेंगे, फाइबर क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, रेशों का वर्गीकरण। रेशों के वर्गीकरण में हमें क्या देखना है, पहला जो पॉइंट देखना है, लंबाई के आधार पर जो रेशे हैं ना, उनको 2 टाइप में बांटा गया। पहला क्या है, लंबाई के आधार पर, पहला तो है लंबाई के आधार पर, और दूसरा है स्रोत के आधार पर। आज से पूछा जाए, अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए रेशों का और पूछा जाए कि इसे कितने टाइप में रखा गया, तो आप क्या बताओगे, आपको बताना है लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर। रेशों को 2 टाइप में बांटा गया है। अब हमें पहले देखना है लंबाई के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो जो लंबाई के आधार पर है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, स्टेपल होता है। सारी चीजें समझ आ रही होंगी। फिलामेंट में क्या होता है, फिलामेंट को क्या कहते हैं, दीर्घकार कहते हैं, दीर्घाकार। दीर्घाकार मतलब क्या होता है, लंबे लंबे रेशों के को यहाँ पे रखना जाता है। और जो स्टेपल होता है, इसे क्या कहते हैं, लघु आकार।
फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रेशो का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर जो है वो कितने टाइप का है? पहला तो है 2 प्रकार से, पहला तो लंबाई के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशो का वर्गीकरण जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? 2 टाइप से होता है, फिलामेंट होता है, स्टेपल होता है। फिलामेंट में क्या होता है? दीर्घाकार रेशो को रखा जाता है, और स्टेपल को क्या कहते हैं? लघु आकार। स्टेपल, फिलामेंट 2 याद रखना है। फिलामेंट मतलब लंबाई होता है, लंबा होता है, और जो स्टेपल होता है वो छोटे छोटे रेशे होते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें जो फिलामेंट होता है, पहले मैं एक बार चेक कर लूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं कि नहीं, नहीं तो मैं यहाँ पे पढ़ाती जाऊँ, आपको कुछ शो नहीं हो रहा होगा। पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही हैं। अब हमें देखना है जो फिलामेंट होता है इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं, क्या होता है इसमें। तो आप क्या बताओगे? जो फिलामेंट होता है इसमें क्या होता है? लंबे रेशे रखे जाते हैं। लंबे रेशे कृत्रिम जगत से होते हैं जो उनको रखा जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो मेन पॉइंट को ही हम समझेंगे। अगर किसी को एग्जाम्पल वाला देखना है विथ एग्जाम्पल, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे टेक्सटाइल वाला प्लेलिस्ट खोलिए, आप उस फोल्डर खोलिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बात करते हैं इसमें फिलामेंट में किसको रखना है? लंबे रेशे को रखना है, और कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे को रखना है। प्राकृतिक जगत से एक ही लंबा रेशा होता है, वो क्या होता है? सिल्क होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा कौन सा होता है, तो सिल्क होता है। सिल्क जो प्राकृतिक जगत के फाइबर होते हैं उसमें से सिर्फ सिल्क को फिलामेंट माना गया है, रखा जाता है फिलामेंट में। बाकी को किस में रखा जाता है? स्टेपल फाइबर में रखा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि फिलामेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रखा जाता है, फिलामेंट में कौन कौन से रेशे आते हैं, कौन कौन से फाइबर आते हैं, तो आपको क्या बताना है? फिलामेंट में कृत्रिम जगत के सारे फाइबर आ जाते हैं, और प्राकृतिक जगत का सिर्फ एक फाइबर आता है जिसे हम कहते हैं सिल्क। सिल्क क्या होता है? रेशम होता है। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी, कुछ भी डाउट नहीं है। और अगर इसका मापक पूछा जाए कि फिलामेंट को मापते किस में है, तो आपको क्या बताना है? मीटर में मापते हैं इसको, मीटर में। यहाँ पे आप लोगों को मीटर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिलामेंट को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। अब आ जाते हैं स्टेपल की बारी आती है। स्टेपल में क्या होता है? स्टेपल में किसको रखते हैं? इसमें रखा जाता है छोटे रेशों को, छोटे रेशों को। और छोटे रेशों में क्या आता है? प्राकृतिक के सारे आ जाते हैं, प्राकृतिक के सारे रेशे आते हैं। किसको छोड़ के? रेशम को छोड़ के। रेशम को ध्यान रखना है, ये किस में आता है? रेशम जो है वो फिलामेंट में आता है, उसका जो मापक है वो मीटर है। और इसको जो स्टेपल फाइबर होते हैं इसे मापते हैं हम किस में? इंच में मापा जाता है। और इंच का सिंबल ये होता है, सिंबल भी याद रखिएगा। बहुत लोगों को अभी तक सिंबल ही नहीं पता है इंच का सिंबल क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिलामेंट में लंबे रेशे प्राकृतिक जगत का ओनली वन एक फाइबर है जिसे हम कहते हैं रेशम, सिल्क। और जो कृत्रिम जगत के सारे फाइबर आते हैं, स्टेपल में प्राकृतिक जगत के सारे फाइबर आते हैं सिर्फ रेशम को छोड़कर। तो ये है, और इसका जो मात्रक होता है स्टेपल फाइबर को इंच में मापा जाता है, फिलामेंट को मीटर में मापा जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो फिलामेंट है इसको भी 2 टाइप से बांटा गया। पहले आप देख रहे हैं रेशों का वर्गीकरण 2 टाइप से हुआ था, लंबाई के आधार पर, स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर 2 टाइप से, फिलामेंट, स्टेपल। और अब जो स्टेपल हम देखने जा रहे हैं, स्टेपल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन सा है? मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। क्या देखना है यहाँ पे? फिलामेंट में लिख देती हूँ यहाँ पे फिलामेंट, और इसको 2 टाइप में बांटा गया। पहला क्या है? मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट मतलब क्या? मोनो मतलब क्या होता है? एक होता है। मल्टी मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। तो मोनो में ऐसे रेशे को हम रखेंगे ओनली वन, एक फाइबर से मिलकर बना हो। और जो मल्टी में आते हैं ढेर सारे फिलामेंट फाइबर को मिलाकर जो बनता है उसे मल्टी फिलामेंट में रखेंगे। तो यहाँ पे रखना है आपको मोनोफिलामेंट, जो एक रेशी होते हैं ना उनको रखा जाता है, एक रेशी। और आप लोग ध्यान रखिएगा, मोनो मतलब एक होता है, एक रेशी फाइबर को यहाँ पे रखते हैं। और जो मल्टी होता है इसमें बहुरेशी को रखते हैं, बहुरेशी को यहाँ पे रखा जाता है। एक रेशी में क्या आ गया? जैसे आपका आ गया एक ही प्रकार का, जैसे सिल्क प्लस सिल्क। सिल्क के साथ अगर हम कुछ मिलाएंगे तो सिल्क ही मिलाएंगे, या तो सिर्फ सिल्क रख लीजिए आप यहाँ पे। और जो
आपके जो यहाँ पे हैं, अगर जो मोनोफिलामेंट में एक ही टाइप का रेशा होना चाहिए, उसमें अदर रेशे मिले हुए नहीं होने चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मोनोफिलामेंट। और मल्टी फिलामेंट को क्या होता है इसमें, मान लो कि जो मल्टी फिलामेंट है इसमें बहुत सारे रेशों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे इसमें दो या दो से अधिक रेशों को मिला दिया जाता है। जैसे हम सिल्क मिला दिए यहाँ पर और प्लस यहाँ पे रेयान मिलाकर बना दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मल्टी फिलामेंट। और अगर सिल्क है या तो सिर्फ रेयान को रख दिया जा रहा है यहाँ पे, या फिर नायलॉन को रख दिया जा रहा है, तो वो किस में आ जाएंगे, वो मोनो में आ जाएंगे। और हम यहाँ पे सिल्क के साथ हम नायलॉन मिला रहे हैं, सिल्क के साथ हम रेयॉन मिला रहे हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, मल्टी फिलामेंट में आ जाएंगी। समझ आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं स्रोत के आधार पर, देखेंगे लंबाई के आधार पर कंप्लीट हुई चीजें। अब हमें देखना है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर क्या होता है। स्रोत के आधार पर जो है रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको देखना है प्राकृतिक, और जो दूसरा है वो है कृत्रिम। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। अब जो प्राकृतिक फाइबर है ना, इसको भी तीन पार्टों में बांटा गया है इसको। पहला है आपका वानस्पतिक, जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है। प्राणिज है दूसरा, और क्या है तीसरा, खनिज है। अभी हम कृत्रिम को छोड़ दे रहे हैं, सबसे पहले हम प्राकृतिक को देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। प्राकृतिक को हम तीन पार्ट में बांटे हैं, वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। अब हमें यहाँ पे देखना है जो वानस्पतिक है, इसको भी हमने तीन पार्टों में बांट दिया है। पहला क्या है, यहाँ पे बीज द्वारा प्राप्त होते हैं, दूसरा तने से प्राप्त होते हैं, तीसरा पत्ती से प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से जो इसके अंदर में आएगा इसको पूछा जाता है। और ये जो है प्राणिज जो है, इसको भी हमने दो पार्टों में बांट दिया है। पहला क्या है, जो प्राणिज है इसमें क्या आ जाता है, आपका सिल्क आ जाता है, और इसमें क्या आता है, वूल आ जाता है। ये भी दो होते हैं, प्राणिज में भी सिल्क और वूल आता है इसमें। और क्या है, अभी हमें देखना है खनिज में क्या होता है। खनिज में भी आप तीन टाइप के देखेंगे। पहला होता है सोना, दूसरा होता है चांदी, और तीसरा क्या होता है, एस्बेस्टस। और एस्बेस्टस में क्या क्या आ रहा है इसको देखना है। पहला है अग्निरोधक, अग्निरोधक आ गई इसमें। और क्या हो गया इसमें, क्रिसोलाइट, अग्निरोधक आ गया इसमें। इसमें क्या आता है, क्रिसोलाइट। क्रिसोलाइट जो होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। तो इसमें खनिज में सोना, चांदी, एस्बेस्टस आ गए, प्राणिज में सिल्क और ऊल आ गया। अब बात करते हैं हम वनस्पति में। वनस्पति में क्या होता है, जो वनस्पति में जो है, जो बीज से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कपास है, कापोक है। ये चीज आपको लर्न करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, जो बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं वो कपास है और कापोक है। कपास को आप सार्वभौमिक रेशा भी कहते हो। अभी जब हम कपास वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जानेंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है। कपास को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं। और जो कापोक होता है, कापोक की एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, बस तो इसका जो है वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। क्यों वस्त्र नहीं बनता है इसका, क्यों, इसका रीजन क्या है, तो आप क्या बताओगे, इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती इसमें। अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, शो हो रहा होगा सारी चीज, यहाँ पे सारी चीजें जो है अच्छे से शो हो रही होंगी। मैं आपको पढ़ा रही थी, जो बीज होता है, बीज से जो प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं, इसमें क्या ध्यान देना आपको, दो चीज पाई जाती है। पहला तो है कपास, दूसरा है कापोक। जो कपास होता है इसे सार्वभौमिक रेशा कहते हैं, और जो कापोक होता है इसमें क्या होता है, जो कापोक होता है इसमें इसका वस्त्र नहीं बनता है। तो रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तने से जो प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होने वाले में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, लीलन आ रहा है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। जूट, क्योर, हेम्प, रेमी, अबाका, मनीला,
अबाका को कहीं कहीं आपको पत्ती वाले में भी देखने को मिल जाता है। अबाका क्या है, कहीं कहीं पत्ती वाले में भी देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज़ है, बट इसको तने से ही प्राप्त किया जाता है। कहीं कहीं ये अपवाद है, कहीं कहीं इसको पत्ती वाले में भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको 2-3 ऑप्शन मिला रहे और उसमें अबाका भी रहे, उसमें से छांटने को रहे, तो आप ऑप्शन देखकर आप यहाँ पे करेक्ट का आंसर लगाएंगे। अबाका आपका तने में भी आता है और कहीं कहीं इसको पत्ती में भी देखा गया है, तो पत्ती में भी आप इसे काउंट कर सकते हैं। बट किसके हिसाब से, आप हमेशा ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर देना पड़ता है आपको एग्जाम टाइम में। तो वहाँ पे जिस टाइप का आपका रहेगा जो ऑप्शन है, वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो आपको अगर तने में भी कहीं कहीं काउंट किया जाता है, उसे पत्ती में भी कहीं कहीं काउंट किया जाता है। ये क्या है, ये अपवाद है, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। आपको कहीं जो ऑप्शन दिया रहे, ऑप्शन में करेक्ट का जब आपको आभास हो कि हाँ इसको भी करेक्ट लगाया जा सकता है, जिस टाइप से ऑप्शन हो, तो आप वहाँ पे करेक्ट लगा देना। तो इसको, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ। पिना है, इसमें आता है पत्ती से पिना, और जो शीशल है ये तो कंफर्म है, बट जो अबाका है ना, इसको भी कभी कभी इसी में काउंट किया जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे गोली लगा दी हूँ इसलिए। अब हम बात करते हैं तने से लिलन, जूट, क्योर, हेम्प, रेमी, अबाका, मनीला। जो क्योर है इसे नारियल की छाल से प्राप्त की जाती है क्योर को। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो पत्ती से प्राप्त होता है पिना, पिना को अनानास की पत्ती से प्राप्त करते हैं। अनानास की पत्ती होती है पिना, और जो है आपका शीशल पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है। शीशल पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है। और पिना कहाँ से मिलता है, तो अनानास की पत्तियों से मिलता है। पिना जो होता है व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही अच्छा रेशा होता है और इसे उच्च क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं। जब पिना के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगी आप लोगों को। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक वाली कंप्लीट होगी आपकी। प्राकृतिक को 3 पार्टों में बांटा गया है, वनस्पतिक, प्राणिज, खनिज। प्राणिज में आपको 2 याद रखना है, सिल्क और ऊल। सिल्क और ऊल याद रखना है आपको। खनिज में सोना, चांदी, एस्बेस्टस याद रखना है। प्राकृतिक में बीज से, तने से, पत्ती से, बीज से कापुक, कपास, कापुक, तने से लीलन, जूट, क्योर, हेम्प, रेमी, अबाका, मनीला, पत्ती से पिना, शीशल। और अब हम बात करेंगे कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले रेशों की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कृत्रिम लिख देती हूँ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो कृत्रिम से प्राप्त होता है, ये क्या क्या है इसमें आता है। 2 आते हैं इसमें, मानव निर्मित और रासायनिक रेशा। इसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है, मानव निर्मित और क्या है, इसको कहते हैं रासायनिक रेशा। मानव निर्मित और रासायनिक। मानव निर्मित में क्या होता है, इसे रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। इसमें क्या होता है, 50% आपका केमिकल रहता है और 50% सेलुलोज। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित रीजनरेटेड फाइबर क्यों कहते हैं इसको, तो इसमें 50% केमिकल और 50% क्या रहता है, सेलुलोज रहता है, सेलुलोज रहता है, इसीलिए इसे हम रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो रीजनरेटेड फाइबर है इसमें क्या आता है, रेयॉन आ जाता है, रेयॉन आता है। और जो रेयॉन आता है, रेयॉन से पूछा गया आपको रेयॉन किस टाइप का रेशा है, तो आप क्या बताओगे, रेयॉन सेलुलोजिक रेशा है, रीजनरेटेड फाइबर है। रीजनरेटेड मतलब 50% आपका केमिकल है, 50% फाइबर है। ये ना तो प्योर प्राकृतिक रेशे में आता है और ना प्योर रासायनिक रेशे में आता है, इसीलिए इसे रीजनरेटेड फाइबर कहा गया है, मानव निर्मित रेशा कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेयान के फादर कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। इसके फादर कौन है, फादर कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, ये याद रखना है। और जो रेयान और जो दूसरा फाइबर इसमें आ जाता है आपका द्वितीयक में जो आता है, लायोसेल आता है, लायोसेल। पहला फाइबर रेयान, दूसरा लायोसेल। और जो रेयान है इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। रेयॉन को कितने पार्ट में बांटा गया है मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसको मेन पॉइंट को देखना है। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, नाइट्रोसेलुलोज,
अब हम इसके फादर कौन है, ये कब बना, ये सारी चीजें अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में। कुप्रामोनियम रेयॉन है, और अगला जो लास्ट का है वो बिस्कस है। अगर नाइट्रोसेलुलोज की बात करें तो इसके जो फादर है, बता देती हूँ आप लोगों से, इसके जो फादर है नाइट्रोसेलुलोज के जो फादर हैं जॉर्ज एडमर्स हैं। जॉर्ज एडमर्स है इसके फादर, और कुप्रामोनियम के फादर कौन है, तो यहाँ पे बात करते हैं कुप्रामोनियम के LH दे स्पीसीज हैं, LH दे स्पीसीज। और जो बिस्कस है इसके फादर कौन है, तो बिस्कस वेवर एंड मेडल है। ये पॉइंट बात कर लेते हैं। पहले मैं इसको बता देती हूँ आप लोगों से, फिर रासायनिक की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया, मैं ऐसे लिख दी हूँ ना। तो मानव निर्मित जो कृत्रिम रेशा, इसको दो पार्टों में बांटा गया है, मानव निर्मित और रासायनिक। मानव निर्मित इसे हम रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं, रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 50% केमिकल 50% सेलुलोज रहता है। इसमें आता क्या है, रेयान आता है, लायोशेल आता है। रेयान के फादर काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। रेयान को 3 पार्टों में बांटा गया है। 3 टाइप का रेयान देखने को मिलता है। पहला है नाइट्रोसेलुलोज रेयान, कुप्रामोनियम रेयान, बिस्कस रेयान। अब नाइट्रोसेलुलोज रेयान के फादर को पूछा जाए, जॉर्ज एडमर्स, कुप्रामोनियम के LH दे स्पीसीज, बिस्कस के वेवर एंड मेडल। सारी चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं रासायनिक की बात करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं साइड हो गई हूं। अब हमें बात करना है रासायनिक के बारे में, और सारे लोग वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं तो मैं क्लास भी नहीं दूंगी आप लोगों को। ओके, तो संश्लेषित रेशा जो है, रासायनिक फाइबर जो है, उसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है, पहला आ जाता है आपका, पहला आ जाता है इसमें नायलॉन। नायलॉन के ढेर सारे नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नायलॉन को कितने नाम से जाना जाता है। डिक्रॉन, डिक्रॉन आ गया इसमें आ गया पॉलिस्टर। अगला आ गया आपका एक्रिलिन, फिर आ गया टेरिलिन, अरलान। ये सारे फाइबर किस में आ गए, रासायनिक रेशे में आ गए। तो बस आज की क्लास यहीं तक है। बताइएगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस वही अबाका को लेकर, तो अबाका का जो काउंट है वो आपकी पत्ती से भी होता है और तने से भी होता है, दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको पत्ती से, कहीं कहीं आपको तने से। बस उसको आप ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट करोगे। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।